राजस्थान के पुष्कर में हुई भारी बारिश की वजह से वहां के कई होटल खाली करवा दिए गए। लगातार बारिश के बाद पुष्कर सरोवर का जलस्तर बढ़ गया। सरोवर का पानी आसपास मौजूद होटलों और रिजॉर्टों में घुस गया। वहां के एक रिजॉर्ट के बाहर तो घुटनों तक पानी भर गया और उसके बाद वहां ठहरे हुए लोगों को ट्रैक्टर के जरिए उस रिजॉर्ट से बाहर निकाला गया। वो लोग अपना सामान लिए उस ट्रैक्टर में बैठे नजर आए। इसके अलावा कुछ लोग पैदल चलकर भी बाहर आते दिखाई दिए। जल भराव की वजह से वो कमर तक पानी में डूब गए। उन लोगों को बाहर निकालने के बाद वहां फंसी कुछ गाड़ियों को भी उस ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। उस ट्रैक्टर के पीछे एक रस्सी बंधी हुई थी। उस होटल के कर्मचारियों ने उस रस्सी से गाड़ियों को बांधा और फिर उन्हें घसीटते हुए बाहर तक लाया गया। पुष्कर के बाहर का रिजॉर्ट का इलाका है जहां पर पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर में हुई जोरदार बारिश की वजह से वहां के सरोवर में पानी भर गया। इसके बाद सरोवर के आसपास मौजूद होटलों और रिजॉर्टों को खाली करवा दिया गया। वहीं कुछ होटलों में नीचे वाली मंजिल पर रह रहे लोगों को ऊपर वाली मंजिलों पर शिफ्ट कर दिया गया। होटलों के अलावा वहां मौजूद दुकानें भी बंद नजर आईं। साथ ही सरोवर के पास बने पुल पर गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई। आशंका जताई गई कि अगर पुष्कर में और बारिश हुई तो वहां बाढ़ भी आ सकती है। और पुष्कर की तरह ही राजस्थान का अजमेर भी भारी बारिश और जल भराव की वजह से बेहाल हो गया। वहां कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इसकी वजह से लोगों का अपने मकानों से निकलना मुश्किल हो गया। इस बीच वहां एक इलाके से गुजर रही एक गाड़ी पानी में फंस गई और इसके बाद उस गाड़ी में सवार दोनों लोग उसकी छत पर चढ़कर बैठ गए। ये देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस क्रेन लेकर वहां पहुंच गई और उस गाड़ी को निकालने में जुट गई। वो गाड़ी सड़क पर मौजूद कचरे में इतनी बुरी तरह धंस चुकी थी कि उसे निकालने में काफी वक्त लग गया। हालांकि आखिरकार उस गाड़ी में सवार दोनों लोगों को कार समेत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारी बारिश की वजह से अजमेर के ज्यादातर रिहायशी इलाकों का हाल ऐसा ही नजर आया। वहां की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोगों को उसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। उस सड़क पर चल रही गाड़ियां भी आधी डूबी दिखाई दी। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में तो जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां की सड़कें दरिया में बदल गईं, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कभी सड़कें थी नहीं। हालांकि अजमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कुंभलगढ़ में भी आसमान से बरस रही आफत ने कम होने का नाम नहीं लिया। भारी बारिश के बीच वहां उस वक्त कोहराम मच गया जब पानी के तेज बहाव में स्कूली बच्चों से भरी एक वैन फंस गई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। कुंभलगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई और वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर खड़े नजर आए। पेड़ के नीचे चारों तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। पानी की खौफनाक लहरें उन्हें लीलने को तैयार दिखी। पानी का बहाव इतना तेज रहा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। इस बीच वहां स्कूल के बच्चों को ले जा रही एक वैन पानी के बीचों बीच फंसी दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और आसपास के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से उन बच्चों को बाहर निकाला। ये घटना कुंभलगढ़ के ओडा नाम के एक गांव की रही। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक सैलाब आ गया और पानी के तेज बहाव में वो लोग फंस गए। लेकिन समय रहते प्रशासन और गांव के लोगों ने उन बच्चों और पेड़ पर फंसे लोगों की जान बचा ली। हालांकि पेड़ पर चढ़े लोगों की मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गई। और कुंभलगढ़ की ही तरह राजस्थान के झालावाड़ में भी कुदरत का कहर टूटा। वहां बारिश के बीच नालों का पानी शहर में घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का किनारा तक धंस गया और सड़कों पर चारों तरफ पानी भर गया। लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। उस सड़क पर कई गाड़ियां फंसती नजर आईं। लोग अपनी मोटरसाइकिल खींचने के लिए जोर लगाते दिखे। लोगों के घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। इस वजह से वहां जैम जैसे हालात हो गए। ये पानी भरा है, सुबह से खड़े हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। झालावाड़ जिले के अकलेरा में नदी का किनारा धंसने से सड़कों पर सैलाब आ गया। आसपास के लोगों की वहां भीड़ लग गई। चारों तरफ कीचड़ जमा हो गया, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आए। अकलेरा आए थे, में बहुत ज्यादा पानी है, बहुत दिक्कत आ रही है लोग बागों को। वहां अस्पताल जा रही एक एम्बुलेंस तो पानी में बुरी तरह फंसी दिखाई दी। कुछ दूर जाने के बाद उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मिलकर उस एम्बुलेंस को धक्का देकर पानी से निकाला। और इस सबके बीच राजस्थान के पाली में भी मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए। उफनती नदी ने कई इलाकों को डुबो दिया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ी, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वहां पूरा इलाका पानी से लबालब दिखाई दिया।
पानी का बहाव इतना तेज रहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की हालत खराब हो गई। इस दौरान उनके परिवार वाले उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करते दिखे। वो अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां उनकी कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। उनके मकानों में भी बारिश का पानी घुस गया और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। चारों तरफ मटमैले पानी का कब्जा नजर आया। उस उफनती नदी को पार कर रहे लोगों के मुताबिक वो काफी समय से पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही वजह रही कि हर साल की तरह इस साल भी वो जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के बेकाबू होने से उसके किनारों पर बने घाट पूरी तरह डूब गए। इसीलिए वहां शवों का अंतिम संस्कार छतों पर किया गया। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया। ऐसे में वहां के ज्यादातर घाट बाढ़ के पानी में डूब गए। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर पानी भरने से अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वाराणसी में घाटों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। मणिकर्णिका घाट पर बने मंदिर तो पूरी तरह पानी में समा गए और उन मंदिरों का सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही नजर आया। वहां घाट पर बनी दुकानें भी पानी में डूब गईं। इतना ही नहीं, घाट पर अंतिम संस्कार करने वाली जगह को भी गंगा नदी के पानी ने डुबो दिया। वहां घाट के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं, लेकिन गंगा नदी में आए उफान में वो प्लेटफॉर्म डूब गया और ऐसे में अंतिम संस्कार करने वाली जगह को भी बदलना पड़ा। समय ऊपर में जल रहा है, हाँ छत पर जल रहा है। जब पानी बढ़ जाएगा तो उसी में आदमी हलक हलक के लेके आते हैं उस साइड से। वहां छतों पर अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार कराने वाले लोगों के मुताबिक घाट डूब जाने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां आई बाढ़ के बाद प्रशासन की तरफ से घाटों पर एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई और एनडीआरएफ के जवान नावों के जरिए घाटों के किनारे गश्त करते नजर आए। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में भारी बारिश के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां 11 मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई। वो मजदूर एक अस्पताल की इमारत बनाने के काम में जुटे थे, लेकिन इसी दौरान वहां पास में बहने वाला बरसाती नाला उफान पर आ गया। देखते ही देखते उसके पानी ने इमारत को चारों ओर से घेर लिया। इमारत के निचले हिस्से में तो कई फीट तक पानी भर गया। ऐसे में सभी मजदूर ऊपर वाली मंजिल पर चले गए, क्योंकि नीचे बह रहे सैलाब में उतरना और वहां से निकलना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों ने नाव की मदद से उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि वो मजदूर कई घंटों तक वहां फंसे रहे, क्योंकि वो जिस अस्पताल की इमारत को बना रहे थे उसके हर तरफ बरसाती नाले से आए पानी का कब्जा हो गया। वहां आने जाने का कोई रास्ता तक नजर नहीं आया। देखकर ऐसा लगा कि वो इमारत किसी नदी के बीचों बीच बनाई जा रही हो। जान बचाने के लिए वहां काम कर रहे मजदूर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए। डरा देने वाली तस्वीरें रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में मौजूद सथनी नाम के गांव से आईं। वहां बन रहे अस्पताल की इमारत में मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एसडीआरएफ को बुला लिया। इसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने फौरन पानी की तेज धार में नाव उतार दी और सभी 11 मजदूरों को एक ही बार में बाहर निकाल लाए। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश के बीच नदी पार करवाने के लिए कुछ लोगों ने पैसों की वसूली शुरू कर दी। वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों नालों का जलस्तर बढ़ गया और इसकी वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई और वहां से रास्ता पार करना मुश्किल हो गया। लेकिन इलाके के कुछ लड़कों ने पैसे लेकर रास्ता पार कराने का काम शुरू कर दिया। वहां वो लड़के 2 डंडों की मदद से एक मोटरसाइकिल को सैलाब से बाहर निकालते नजर आए। उन्होंने उस मोटरसाइकिल के हैंडल के नीचे एक डंडा फंसाया और दूसरे डंडे को उसके पिछले हिस्से में फंसा दिया। इसके बाद उन दोनों डंडों को उन लड़कों ने पकड़ लिया। किसी ने अपने कंधे का सहारा लिया तो किसी ने अपने हाथों से ही उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उस मोटरसाइकिल को ऊपर की तरफ उठाया और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उफनते सैलाब में चलते दिखाई दिए। वहां के लोगों के मुताबिक इस काम के लिए उन्होंने उस मोटरसाइकिल सवार से पैसे लिए। शिवपुरी जिले में हुई बारिश के बाद नदियों में उफान आ गया और कई सड़कें इसकी चपेट में आ गईं। शिवपुरी के रन्नौद इलाके में जोखिम भरे रास्ते लोगों के लिए मुसीबत बन गए, तो वहीं उन लड़कों के लिए वो कमाई का जरिया बन गए। और इस सब के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में भी कुदरत का कहर टूट पड़ा। वहां मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए और बारिश का पानी लोगों के मकानों के अंदर घुस गया। चारों तरफ मटमैले पानी की चादर बिछी दिखी। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो कीचड़ से सने पानी से गुजरने को मजबूर दिखे। सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। लगभग ऐसे ही हालात मंगलुरु के बाकी इलाकों के भी रहे।
इतना ही नहीं, वहां भारी बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ के कई हिस्से टूटकर सड़क पर गिर गए। अचानक पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गईं। पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर उनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर गिर गए, जिससे उनका नुकसान हो गया। गनीमत यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। पहाड़ खिसकने की यह घटना बेंगलुरु के नेशनल हाईवे 75 के नजदीक की रही। वहां सड़कों पर चारों तरफ मलबा इकट्ठा होने की वजह से रास्ता बंद हो गया। हालांकि बाद में खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई, जिसके बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। उधर पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बांध फूटने से तबाही मच गई। वहां चहान नाम का डैम भारी बारिश से लबालब हो गया। इसके बाद उसकी दीवारें ढह गईं। डैम फटने से रावलपिंडी के आसपास के इलाकों में मानो जल प्रलय आ गई और ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई हो। रावलपिंडी में मौजूद चहान नाम के उस बांध के फटने से वहां के लोगों की हालत खराब हो गई। बताया गया कि वो बांध मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ते पानी के दबाव को झेल नहीं पाया। इसके बाद तो वहां ऐसी तबाही मची कि गांव के गांव बह गए। जिन लोगों ने पक्के मकान बना रखे थे वो रहने लायक नहीं बचे, और जिनके मकान कच्चे थे वो तो पानी में तिनके की तरह बहते नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों की जान पर भी बनाई, क्योंकि अचानक आए सैलाब ने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। वहां राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों ने रस्सियों की मदद से लोगों को डूबने से बचाया। इसका असर न सिर्फ बांध के आसपास के इलाकों में दिखा, बल्कि रिहायशी बस्तियों में भी जबरदस्त पानी भर गया। कई घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया और वहां खड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह डूब गईं। इसके बाद कुछ इलाकों में हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान भी चलाया गया। और आसमान से यह आफत सिर्फ पाकिस्तान के रावलपिंडी पर ही नहीं बरसी, बल्कि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से बारिश की मार से बेहाल हो गए। पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक वहां बाढ़ की वजह से करीब 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मूसलाधार बारिश और भयंकर बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई हिस्सों में इमरजेंसी लगानी पड़ गई, क्योंकि वहां बाढ़ की वजह से एक ही दिन में 63 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 170 के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बाढ़ की मार से ऐसा बेहाल हुआ कि सब कुछ पानी पानी हो गया। वहां लाहौर में लोगों के घर बह गए और 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। फैसलाबाद में 9 लोग बारिश और बाढ़ की वजह से मारे गए। इसके अलावा ओकारा, साहिवाल और पाकपत्तन शरीफ जैसे शहरों में भी बाढ़ का तांडव देखने को मिला। पंजाब प्रांत के कई शहर मानो टापू में बदल गए। वहां के मकानों की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा दिखाई दिया। रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को अपने मकान छोड़ने पड़ गए। उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर बरस रही ये मुसीबत जल्द थमती भी नहीं दिख रही, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक लाहौर समेत पंजाब प्रांत के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब प्रांत में राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को अलर्ट कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद करा दिए गए। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। सतना में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई, उसकी वजह से सड़कों से लेकर स्कूलों तक पानी भर गया। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में अपने घर के सामने खेल रहा 1.5 साल का एक बच्चा उफनते नाले में बह गया। इसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बचाव टीम और पुलिस सूचना देने के करीब 4 घंटे बाद वहां पहुंची। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी सिर्फ पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव तक विपक्षी गठबंधन के साथ थी। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और जो मुद्दे संसद के अंदर उठाने हैं आम आदमी पार्टी मजबूती से उसको उठाएगी। उधर राजस्थान के अलवर में कांवड़ियों के धरने पर बैठने से वहां एक हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया गया कि वहां एक मोटरसाइकिल सवार की टक्कर होने से एक कांवड़िए की कांवड़ खंडित हो गई। इसी बात पर भड़के उस कांवड़िए के 50 से 60 साथी अलवर भिवाड़ी हाईवे के बीचों बीच बैठ गए। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसकी वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। नाराज कांवड़िए काफी देर तक हाईवे पर बैठे रहे। उन्होंने कोई हंगामा तो नहीं किया, लेकिन वहां से हटने को भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने अलवर भिवाड़ी हाईवे पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक रस्सी बांध दी। इसीलिए वहां से गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर तक गाड़ियां लाइन से खड़ी नजर आईं। धरने पर बैठे कांवड़ियों ने बताया कि उनके एक साथी को तेज रफ्तार बाइक वाले ने टक्कर मार दी और इससे उसकी कांवड़ खंडित हो गई। घटना अलवर के बणवीरपुर नाम के इलाके में हुई। कांवड़ियों के इस प्रदर्शन की वजह से वहां भीड़ जमा हो गई।
जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम भी पहुंची। उसने गुस्साए कांवड़ियों को किसी तरह समझाया बुझाया, तब जाकर वो रास्ता छोड़ने को तैयार हुए। कांवड़ियों ने मांग की कि जो कांवड़ खंडित हुई उसका जल दोबारा हरिद्वार से भरवाया जाए। स्थानीय लोगों से, जन सहयोग से उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाई जाकर, उनका सहयोग करवाया जाकर पुलिस ने कांवड़ियों को टक्कर मारकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार की भी तलाश शुरू कर दी। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने KFC समेत नॉनवेज खाना बेचने वाले कुछ रेस्टोरेंट में जाकर खूब हंगामा किया। उन्होंने सावन के महीने में नॉनवेज खाना बेचे जाने पर आपत्ति जताई और जबरदस्ती उस रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। हालांकि उसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और उसने उन रेस्टोरेंट को दोबारा खुलवाया। साथ ही मामले में केस दर्ज करते हुए हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भारी बवाल हो गया। वहां कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग KFC समेत नॉनवेज बेचने वाले कुछ रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उन्होंने सावन के महीने में नॉनवेज बेचे जाने पर अपनी नाराजगी जताई। साल में हमारा एक बार ये महीना आता है, इस टाइम तो आप लोगों को बंद करना पड़ेगा ये। जय श्री राम, जय श्री राम। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने उन रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर खूब नारे भी लगाए। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। उसने ये दलील देकर उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया कि ये रेस्टोरेंट कांवड़ रूट पर नहीं है, इसलिए उन्हें बंद नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इन सभी लड़कों को चिन्हित किया जा रहा है। पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बाद में पुलिस ने अपनी निगरानी में न सिर्फ KFC बल्कि उन सभी रेस्टोरेंट को दोबारा खुलवाया जिन्हें बंद करा दिया गया था। उधर अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार छांगुर बाबा को लेकर जांच टीम ने बड़ा दावा किया। यूपी ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की FIR में इस बात का जिक्र किया गया कि छांगुर बाबा की बलरामपुर वाली कोठी में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी चल रही थी। उतरौला इलाके के मधुपुर गांव में करीब 5 बीघा जमीन पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की हवेली नुमा कोठी मौजूद है। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया था कि इसी कोठी से छांगुर बाबा का गिरोह धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चलाता था। और उसी कोठी को लेकर यूपी ATS ने अपनी FIR में यह दावा किया कि वहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी चल रही थी। ATS ने छांगुर बाबा की इस आलीशान कोठी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना। ATS की FIR के मुताबिक जांच के दौरान कोठी को किसी आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले। ATS की FIR में विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम और महंगी गाड़ियां खरीदे जाने का जिक्र किया गया। ATS की FIR में कोठी के पास मौजूद दरगाह पर लगने वाले उर्स का भी जिक्र किया गया और दावा किया गया कि उर्स मेले में हर साल देश विदेश से लोग जुटते थे, लेकिन इसका मकसद बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाना ही होता था। छांगुर बाबा की सहयोगी नसरीन से पूछताछ के आधार पर ATS ने दावा किया कि विदेशों से मिली फंडिंग के जरिए नेपाल की सीमा से लगने वाले इलाकों में जमीनें खरीदी गई थीं। ATS के मुताबिक इसके पीछे छांगुर बाबा का मकसद नेपाल की सीमा के करीब आतंकी कैंप बनाने का था। यानी ATS के मुताबिक छांगुर बाबा का गिरोह न सिर्फ लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाता था, बल्कि टेरर कैंप तैयार करने की बड़ी साजिश चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में यूपी ATS के साथ जांच कर रही ED की टीम को छांगुर बाबा की सहयोगी नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की डायरी मिली। सूत्रों के मुताबिक उस लाल रंग की डायरी में छांगुर बाबा ने पुलिस और राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के नाम भी लिखे थे। सूत्र बताते हैं उस डायरी के एक पन्ने पर कुछ नेताओं के नाम का भी जिक्र मिला। इन नामों के अलावा सूत्रों के मुताबिक उस लाल डायरी में एक पैसे के लेन देन का हिसाब किताब लिखा मिला। यानी लाल डायरी के रूप में छांगुर बाबा के गिरोह के खिलाफ ED के हाथ वो सबूत लग गया जो इस मामले में काफी अहम साबित हो सकता है। ED ने यूपी और मुंबई में छांगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह से जुड़े 15 ठिकानों पर छापे मारे। बलरामपुर में 12 ठिकानों के अलावा लखनऊ और मुंबई में ED ने 2 जगह रेड डाली। और ED के सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान जांच एजेंसी ने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए। मुंबई में ED की कार्रवाई के दौरान छांगुर बाबा के गिरोह से जुड़े शहजाद का नाम सामने आया। शहजाद छांगुर बाबा का बेहद करीबी बताया गया। ED की कार्रवाई के दौरान यूपी ATS ने अवैध धर्मांतरण गिरोह से जुड़े रशीद शाह को बलरामपुर से गिरफ्तार कर दिया। रशीद शाह का जिक्र ATS की FIR में पहले से ही था। ED के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान नसरीन और उनके पति का पासपोर्ट भी मिला, जिससे जानकारी मिली कि दोनों ने 19 बार UAE की यात्रा की थी।
इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कांवड़िए की मोटरसाइकिल आग की लपटों में घिर गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एक कांवड़िए की बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वो मोटरसाइकिल आग की लपटों से पूरी तरह घिरी नजर आई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर गलत टिप्पणी करने वालों पर निशाना साधा। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। गुजरात के गांधीनगर में आरोप लगा कि एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर ने एक महिला होमगार्ड पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर और उस होमगार्ड के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर पर मुंशीगंज थाने के दरोगा के साथ बदसलूकी करने, गाली गलौज करने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगा। मुंशीगंज थाने के दरोगा शिवकांत त्रिपाठी के मुताबिक ड्रग्स इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा नशे की हालत में तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। चेकिंग के दौरान जब गाड़ी रोकने का इशारा किया गया तब उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की। दरोगा शिवकांत त्रिपाठी के मुताबिक गाड़ी रोकने के बाद कमलेश मिश्रा ने बदसलूकी शुरू कर दी और गाड़ी से उतरते ही उनका कॉलर तक पकड़ लिया और पुलिस वालों को ही धमकी देना शुरू कर दिया। दरोगा शिवकांत त्रिपाठी के साथ उलझ रहे कमलेश मिश्रा को वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह संभाला। इसके बाद भी वो दरोगा को धमकाते रहे। तुम अगर वीडियो बनाओगे ना, बनाओगे तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ड्रग्स इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा किसी को फोन पर दरोगा की तनख्वाह बताते हुए धमकी देते नजर आए। 2800 ग्रेड पे वाले आदमी, मैं 5400 पीसीएस अधिकारी। काफी हंगामे के बाद पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया और थाने ले गए। पुलिस के मुताबिक कमलेश मिश्रा की प्राइवेट कार पर हूटर लगा हुआ मिला। इसके साथ ही उनकी गाड़ी से शराब की बोतल भी मिली। हालांकि कमलेश मिश्रा ने दावा किया कि शराब की बोतल उनकी नहीं थी। नहीं, बोतल तो नहीं हो सकता। ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, हमें चलाने आती नहीं गाड़ी, है ना, तो उसने रखा होगा। पुलिस की टीम दारोगा के साथ बदसलूकी करने के आरोपी ड्रग्स इंस्पेक्टर को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लेकर गई, जहां उनके खून के सैंपल लिए गए। इधर गुजरात के साबरकांठा में दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे किसानों का प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा। साबरकांठा में कई जगहों पर किसानों ने सड़कों पर दूध बहाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों की नाराजगी साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के खिलाफ दिखी। साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को साबर डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दिन पहले सैकड़ों की संख्या में दूध उत्पादक किसानों ने साबर डेयरी के सामने इकट्ठा होकर हंगामा भी किया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई थी और पथराव के बाद वहां भगदड़ मच गई थी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। उस प्रदर्शन के बाद भी साबरकांठा में दूध उत्पादन करने वाले किसानों का गुस्सा नहीं थमा। वहां कई जगहों पर किसानों ने हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया। किसानों ने दूध से भरे टैंकरों के पिछले हिस्से में लगे पाइप को खोल दिया, जिसके बाद सड़कों पर दूध की ऐसी धारा बहती दिखी कि लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। कुछ जगहों पर तो प्रदर्शनकारी किसानों ने दूध के बड़े बड़े बर्तनों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। हजारों लीटर दूध बाढ़ के पानी की तरह बहता दिखा। नालियों में काफी दूर तक दूध ही दूध दिखाई दिया। किसानों के मुताबिक ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि सरकार का ध्यान उनकी मांगों की तरफ खींचा जा सके। किसानों के मुताबिक साबर डेयरी की तरफ से उन्हें दूध की जो कीमतें दी जा रही हैं वो बेहद कम है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल रही। उनकी मांग है कि दूध के दाम बढ़ाए जाएं। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी के एक विधायक के चाचा से मारपीट के मामले में नगर निगम के 22 कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया गया। आगरा के शाहगंज इलाके में 2 रोज पहले नगर निगम की टीम चेकिंग के लिए गई थी। इस दौरान वो मिठाई की एक दुकान पर पहुंची, जहां प्लास्टिक के ग्लास मिलने पर 1000 रुपए का चालान काटा गया था। वो दुकान बीजेपी विधायक भगवान सिंह के चाचा की बताई गई। दुकान के मालिक ने आरोप लगाया कि नगर निगम की टीम ने चालान काटे जाने के बाद अलग से पैसों की डिमांड की थी। इस मुद्दे पर दुकान के मालिक और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि वहां मारपीट शुरू हो गई। मिठाई की उस दुकान के मालिक ने आरोप लगाया कि नगर निगम में इंस्पेक्टर स्तर के एक अधिकारी समेत 22 कर्मचारियों ने इसके बाद न सिर्फ उनकी और उनके यहां काम करने वाले लोगों की पिटाई की, बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की।
इस दौरान कुछ लोग उस दुकान में रखी कुर्सियों को फेंकते नजर आए तो कुछ शीशे को तोड़ते दिखे। उन लोगों ने काफी देर तक वहां तोड़फोड़ की। हंगामा इतना बढ़ गया कि आसपास के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। हालांकि कोई भी बीच बचाव के लिए सामने नहीं आया। नगर निगम की टीम जिस दुकान में पहुंची थी वो खैरागढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भगवान सिंह के चाचा की बताई गई। बाद में मामले ने जब तूल पकड़ लिया तो पुलिस ने नगर निगम के अधिकारी समेत 22 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इधर बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में हुए हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि वहां शेरू सिंह नाम के गैंगस्टर के गुर्गों ने हमला किया था। पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में घुसकर वहां भर्ती एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस मरीज का नाम चंदन मिश्रा था और उस पर मर्डर के 10 केस दर्ज थे। एक मामले में तो उसे उम्र कैद हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा करीब 15 दिन पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था। हालांकि बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन बेखौफ बदमाशों ने अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन मिश्रा पर गोलियों की बौछार कर दी थी। पटना के पारस अस्पताल में हुई इस गोलीबारी ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा दी, क्योंकि हथियारों के साथ आए 5 बदमाशों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गोलियां चलाईं और फिर बड़े आराम से भाग निकले। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच बिहार STF के ADG कुंदन कृष्णन ने बताया कि चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे शेरू सिंह गैंग का हाथ था। उनके मुताबिक करीब 15 साल पहले तक गैंगस्टर शेरू सिंह और चंदन मिश्रा का गिरोह एक साथ काम करता था। ये दोनों गैंग काफी चर्चित रहा। वर्ष 2011 में 7-8 मर्डर्स ये दोनों इकट्ठे मिलके किए थे। बिहार के बक्सर का रहने वाला गैंगस्टर शेरू सिंह बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुका चंदन मिश्रा भी बक्सर का ही रहने वाला था। बताया गया कि 1.5 दशक पहले तक दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन कहा जाता है कि हत्या के एक मामले को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई थी और इसी के बाद से चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के गैंग भी एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव की याचिका खारिज कर दी। रेलवे में लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज FIR रद्द किए जाने और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की उनकी मांग खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में दखल देने से भी इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े मामले में 70 लोगों के खिलाफ दर्ज 16 चार्जशीट रद्द कर दी। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली में 2020 में हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दूसरे देशों के कई नागरिकों को अपने यहां शरण दी थी। हालांकि उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में इस बात के सबूत नहीं दिए गए थे कि उनकी वजह से कोरोना महामारी फैली थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में दुनिया का सबसे ऊंचा भगवा झंडा लगाया जाएगा। वहां गंगा नदी के किनारे 251 फीट का ऊंचा झंडा लगाए जाने के लिए शिलान्यास कर इसकी शुरुआत की गई। ऐसे जो हमारी अन्य भी जो सीमाएं हैं उन सभी सीमाओं पर ऐसे भगवा ध्वज लगाए जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जिन पर अपनी बहू के लिए अपने ही बेटे की हत्या का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक चरण सिंह नाम के आरोपी ने करीब 4 महीने पहले अपने ही बेटे पुष्पेंद्र की हत्या कर दी थी और इस मामले को खुदकुशी का मामला बताते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि वो आरोपी चरण सिंह अपनी बहू यानी पुष्पेंद्र की पत्नी को पसंद करते थे। इसी बात पर कई बार उनका अपने बेटे से झगड़ा भी हुआ था। ऐसी ही एक लड़ाई 4 महीने पहले होली के त्योहार के दिन हुई थी और पुलिस ने दावा किया कि होली वाले दिन चरण सिंह ने अपने बेटे पुष्पेंद्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को भटकाने के लिए उन्होंने उसे आत्महत्या का मामला बताया था। हालांकि पुलिस ने करीब 4 महीने बाद इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी और पुष्पेंद्र को मारने का काम उन्हीं के पिता चरण सिंह ने किया था। पुलिस की जांच में यह दावा किया गया कि चरण सिंह लंबे वक्त से अपनी बहू यानी पुष्पेंद्र की पत्नी को पसंद करते थे। इसे लेकर कई बार बाप बेटे में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पुष्पेंद्र आगरा छोड़कर मथुरा में रहने लग गए थे। बेटा होली के त्योहार पर आगरा अपने पिता के पास आया, तभी पिता ने उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत की, जिसका विरोध बेटे ने किया तो आरोपी पिता चरण सिंह ने अपने बेटे पुष्पेंद्र की लोहे की रोड से हत्या कर दी। और पुलिस ने दावा किया कि चरण सिंह ने अपनी बहू के लिए ही अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। जो बहू थी, लड़के की जो वाइफ, उसको लेके पिता और बेटे में अनबन रहती,
इसको लेके एक दो काफी पहले भी टेंशन हुए थे परिवार में। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी चरण सिंह ने अपने बेटे की हत्या करने के बाद उसके सीने में एक गोली फंसा दी थी और हाथ में तमंचा पकड़ा दिया था ताकि ये आत्महत्या का मामला लगे। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए नागपुर पुलिस ने शहर में अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ अभियान चलाया। नागपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग धार्मिक स्थलों से 575 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए और लोगों को तय नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी। नागपुर पुलिस ने अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ यह अभियान बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए शुरू किया। हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने और ध्वनि प्रदूषण के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने तमाम जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो लाउडस्पीकरों पर सख्ती बरतें। और उसी निर्देश का पालन करते हुए नागपुर पुलिस कमिश्नर ने पूरे शहर में लाउडस्पीकरों को हटाने का अभियान चलवाया। जो भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे हैं या चर्चेज हैं, जहाँ पे भी इस तरह में कि जो लाउडस्पीकर अनऑथराइज्ड हैं, वो सब निकाले जा रहे हैं। नागपुर पुलिस के मुताबिक इस अभियान के तहत मंदिरों से 280, मस्जिदों से 154, 17 दरगाहों, 14 मदरसों, 7 गुरुद्वारों और 103 बौद्ध मठों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ उनका यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक छात्र के खुले नाले में गिरने से हड़कंप मच गया। वो छात्र अपनी साइकिल से जा रहा था, अचानक वो बैलेंस बिगड़ने से वो नाले में गिर गया। घटना के बाद एक बार फिर नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए गए, क्योंकि साइकिल सवार वो छात्र अचानक उस खुले नाले में गिर गया। उसके साथ उसकी साइकिल भी उस नाले में समा गई। ये देखते ही कुछ लोग दौड़कर उस नाले के पास इकट्ठा हो गए। वो छात्र उनके सामने छटपटाता नजर आया। तभी उनमें कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उस छात्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद एक बार फिर नगर निगम सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि सड़क के किनारे मौजूद उस नाले का एक बड़ा हिस्सा खुला दिखाई दिया। इस तरह का कोई भी ड्रेन जो टूट गया हो या टूटने की अवस्था में हो, उसको अगले 3-4 दिन में युद्ध स्तर पर सभी का निर्माण करवा के दुरुस्त करवाया जाएगा। नगर निगम के एक अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से नाले का ढक्कन टूट गया था। उन्होंने इस घटना की जानकारी मिलते ही ढक्कन को दोबारा बनाने के निर्देश दे दिए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के भिलाई से हुई। भूपेश बघेल के बेटे पर 2100 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले का आरोप लगा। हालांकि जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा कर दिया। और जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भिलाई में मौजूद उनके बंगले से लेकर निकली, तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ईडी की गाड़ी पर चढ़ गए। हालांकि ईडी की टीम जैसे तैसे उन्हें भीड़ से निकालकर वहां से ले गई, लेकिन कांग्रेस का विरोध फिर भी नहीं थमा। कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी की इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए रायपुर में पुतला फूंका। जैसे ही उन्होंने पुतले में आग लगाई, पुलिस वालों ने आग बुझा दी। इसके बाद तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि उनके बेटे पर यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि विपक्ष की आवाज दबाई जा सके। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश। ईडी की जांच में यह आरोप लगाया गया कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, तो राज्य में 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ था। इस मामले में तब के आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य भी जांच के दायरे में थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, जिसके तहत ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर सरकारी आवास में कैश मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अपने दिल्ली वाले सरकारी आवास में कैश मिलने के मामले में बनाई गई 3 सदस्यों की इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी। इसके अलावा अपनी बर्खास्तगी की सिफारिश को भी उन्होंने अमान्य घोषित करने की मांग की। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के बंडल मिलने का दावा किया गया था। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड एक मराठी चैनल के रिपोर्टर के कैमरे पर हाथ मारते दिखे। इस वीडियो के आधार पर नितेश राणे ने जितेंद्र आवाड पर हमला बोला।
एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी में बीजेपी और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायकों की मारपीट का जिक्र करते हुए हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों पर सत्ता के लिए गलत लोगों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक रोज पहले बीजेपी और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायकों में विधानसभा की लॉबी में मारपीट हो गई थी। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक चेंबर के लिए दो महिला वकीलों के बीच ऐसी झड़प हुई कि ये देखने वाले लोग हैरत में पड़ गए। बताया गया कि वो दोनों वकील उस चेंबर पर अपना दावा कर रही थी, लेकिन इस दौरान बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी और वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती नजर आईं। इस बीच एक और वकील आई और वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। फिर तो वो और स्नेहलता नाम की दूसरी वकील ने मानो बदला लेने की ठान ली। कुछ देर में तो उन्होंने लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद दिखे और वो लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और वहां काफी देर तक मारपीट चलती रही। उन वकीलों के बीच हुई मारपीट की ये घटना मथुरा कचहरी में हुई। स्नेहलता नाम की उस दूसरी वकील ने आरोप लगाया कि वहां उनका चेंबर था, लेकिन उनके चेंबर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। ये जगह मेरी थी, मैंने बनाई थी, मेरा सब कुछ था। ये मुझसे शरण लेने आई थी, मुझसे कह रही थी कि मुझे भी अपने पास बिठा लो, मेरे साथ भी, मेरे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। हालांकि ये आरोप उन्होंने लगाए और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में मथुरा बार एसोसिएशन ने भी संज्ञान लिया। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में कार सवार कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक आदमी को अगवा कर लिया। वो लोग सबके सामने से जितेंद्र कुमार नाम के उस आदमी को उठाकर ले गए। उन्हें कार में जबरदस्ती बैठाया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। जितेंद्र कुमार के मुताबिक उन लोगों ने उन्हें डंडों से पीटा। आशंका जताई गई कि यह मारपीट किसी पुराने झगड़े को लेकर हुई। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों ने जितेंद्र कुमार नाम के उस आदमी को अगवा किया, उससे पूरे एटा में खौफ पसर गया। वो बदमाश एक कार से वहां पहुंचे जहां जितेंद्र कुमार थे। इसके बाद उनमें एक आदमी आगे बढ़ा, उसके हाथों में बेल्ट नजर आई। उसने पीछे से आकर उस बेल्ट से जितेंद्र कुमार की गर्दन दबोच ली और उन्हें घसीटते हुए उसी कार की तरफ ले जाते दिखा जिससे वो उतरा था। जैसे ही जितेंद्र ने बचने की कोशिश की, उस कार से दो और लोग उतरे। उन्होंने फौरन दौड़कर जितेंद्र के हाथ पैर जकड़ लिए। इसके बाद वो तीनों मिलकर उन्हें उस कार में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश में लगे दिखे। बीच सड़क पर यह हंगामा चलता रहा। आसपास के लोग आए, उन्हें देखा और वहां से चलते बने। किसी ने भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका असर यह हुआ कि वो बदमाश जितेंद्र को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से फरार हो गए। जितेंद्र के मुताबिक थोड़ा आगे ले जाकर उन लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। उन्हें डंडों से मारा गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इधर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बीच सड़क पर ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि उसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटर से जा रहे एक व्यक्ति को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई। घटना में कार चला रहे व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्योंकि स्कूटर को टक्कर मारने के बाद वो BMW कार सड़क के किनारे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। इससे पहले उस कार ने सामने से आ रहे उस स्कूटर को टक्कर मारी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि स्कूटर सवार को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो सड़क पार कर रहा था, तभी सामने से वो तेज रफ्तार कार आ गई। उस कार को चला रहे व्यक्ति समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाया और यह हादसा हो गया। टक्कर लगते ही स्कूटर सवार व्यक्ति कार के बोनेट पर गिर गए। उस वक्त सड़क के किनारे एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे नजर आए। हादसा होते ही वो तुरंत उठकर कार के नजदीक मदद के लिए पहुंच गए। तब तक आसपास के कुछ लोग भी आ गए, लेकिन स्कूटर सवार की जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना में कार चला रहे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। हादसे में उनकी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। वहां इकट्ठा हुए लोगों के मुताबिक कार चला रहे व्यक्ति शराब के नशे में थे। उधर पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर को धमकी भरी ईमेल मिलने का सिलसिला जारी रहा। पंजाब पुलिस के मुताबिक लगातार 5वें दिन स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस बार भी ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इसके बाद देश भर में गुरुद्वारों का मैनेजमेंट संभालने वाली कमेटी SGPC ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। इस बीच पंजाब पुलिस ने इस केस में हरियाणा के फरीदाबाद से एक इंजीनियर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर स्वर्ण मंदिर को धमकी मिली। इस खबर से पूरे पंजाब में सनसनी मच गई। देश भर में गुरुद्वारों का मैनेजमेंट संभालने वाली कमेटी SGPC ने इस पर आपत्ति जताई और पंजाब पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। SGPC के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नन ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पंजाब की भगवंत मान सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इस वजह से स्वर्ण मंदिर को एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आज जिहड़ा अपना बयान जिहड़ा जाहिर किया है
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਬਿਆਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। एसजीपीसी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने जल्द ही दोषियों को नहीं पकड़ा तो वो केंद्र सरकार से मदद मांगने जाएंगे। इससे पहले इसी मामले में हरियाणा के फरीदाबाद से एक इंजीनियर को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस इस मामले में उनसे पूछताछ करने में जुट गई। इस बीच पुलिस ने स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा और बढ़ा दी। उसके आसपास के इलाकों में भी कई जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस ने वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो दहशत में ना आए। इधर दिल्ली और मुंबई में कई स्कूलों को धमकी मिलने से सनसनी मच गई। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरी ईमेल आई। इसके अलावा मुंबई के भी एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और स्कूलों के कोने कोने की तलाशी ली गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में आईएनएस निस्तार नाम का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन किया गया। ये जहाज गहरे समुद्र में डूबी पनडुब्बियों से लोगों को बचाने, मलबा हटाने और गोताखोरी जैसे मुश्किल काम को आसानी से कर सकेगा। नौसेना के मुताबिक आईएनएस निस्तार को 80% स्वदेशी सामान से तैयार किया गया। दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र में गाड़ी हटाने को लेकर हुए झगड़े में दो पड़ोसियों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि दहशत फैल गई। वहां की श्रद्धानंद कॉलोनी में हुए इस झगड़े के दौरान जमकर पत्थर चलाए गए। बताया गया कि एक व्यक्ति अपनी नई कार को घर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर झगड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी से 17 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोप लगा कि एक ठग ने उन्हें कारोबार बढ़ाने का लालच देकर तंत्र मंत्र के जाल में फंसाया और उनके पैसे लूट लिए। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रिश्वत लेने के आरोप में एसएसपी ने कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। उन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे कि नो एंट्री जोन से एक ट्रक निकलवाने के लिए उन्होंने उस ट्रक के ड्राइवर से रिश्वत ली, लेकिन इस दौरान किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और आरोप लगा कि उस वीडियो में वो पुलिसकर्मी दो लोगों से रुपए लेते नजर आए। उस वीडियो में सड़क के किनारे बैठे वो पुलिसकर्मी पहले उन दो लोगों से बातें करते दिखाई दिए। वहां थोड़ी देर तक उनके बीच बातचीत चलती रही। इस दौरान उनमें एक व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से कुछ निकालकर उनमें एक पुलिसकर्मी को पकड़ाते दिखे। वो व्यक्ति उस ट्रक के ड्राइवर बताए गए। आरोप लगा कि नो एंट्री जोन से अपने ट्रक को निकालने के लिए उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को रुपए दिए और कुछ देर के बाद नो एंट्री जोन से बिना नंबर प्लेट वाला वो ट्रक लेकर निकल गए। वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है, फिर भी प्रथम दृष्टया उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सभी पुलिसकर्मियों को, ट्रैफिक कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये वीडियो सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का बताया गया। कांवड़ यात्रा की वजह से वहां से ट्रकों के गुजरने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन आरोप लगे कि उस ट्रक के ड्राइवर ने उन पुलिसकर्मियों को रिश्वत दी और नो एंट्री जोन से ट्रक लेकर चले गए। हालांकि इस मामले में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस के अधिकारियों ने एक्शन ले लिया। उधर शराबबंदी वाले राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्साइज विभाग की टीम ने एक कार और एक स्कूटर से बड़े पैमाने पर शराब जब्त की। एक्साइज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें मुजफ्फरपुर के एक इलाके में शराब की बड़ी खेप छिपाकर रखे होने की जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के बाद एक्साइज विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी और कार्रवाई के दौरान एक्साइज विभाग की टीम ने शराब की बोतलों से भरी करीब 150 पेटियों को जब्त कर लिया। मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में एक्साइज विभाग ने तलाशी अभियान चलाया और गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त उस कार और उसके ठीक पीछे चल रहे उस स्कूटर को रोका गया। इसके बाद जब उन्हें खोला गया तो टीम के लोग दंग रह गए, क्योंकि उस कार की डिक्की शराब की पेटियों से भरी दिखाई दी और उस स्कूटर की डिक्की में कई टेट्रा पैक रखे नजर आए। मतलब शराब की तस्करी को आसान बनाने के लिए टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया गया। एक्साइज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उस कार से शराब की बोतलों से भरी 15 से ज्यादा पेटियां जब्त की गईं। इसके साथ ही उसमें सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो स्कूटर सवार वहां से भागने में कामयाब हो गया। पता चला हम लोग की संदीप सिंह, जिसके ऊपर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं शराब से संबंधित, उसी का माल था। हम लोग उस पर भी एफआईआर किए हैं। जो वाहन जब्त हुआ उसके वाहन स्वामी की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद एक्साइज विभाग की टीम पकड़े गए उन दोनों आरोपियों के बताए गए ठिकाने पर पहुंची और वहां से शराब की बड़ी खेप बरामद करने का दावा किया। इसके अलावा एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आदित्य गुप्ता नाम के उस आरोपी ने पुलिस वालों पर गोली चलाई, जिसके जवाब में हुई गोलीबारी में वो घायल हो गया। आदित्य गुप्ता पर 2 दिन पहले एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी।
और पुलिस के मुताबिक आदित्य गुप्ता नाम का वो आरोपी कानपुर के पास बर्रा इलाके में छिपा हुआ था। पुलिस ने दावा किया कि जैसे ही उसे दबोचने की कोशिश की गई, उसने पुलिस वालों पर गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक इसके जवाब में की गई फायरिंग में एक गोली आरोपी के पैर पर लगी और वो घायल हो गया। आरोपी के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। आदित्य पर 2 दिन पहले 12वीं की एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा था। पुलिस ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पर छात्रा के साथ बदतमीजी कर फरार होता दिखा था। पुलिस ने दावा किया कि इसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि पहले आरोपी आदित्य ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक तमंचा और कुछ गोलियां भी बरामद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने यह दावा किया कि आरोपी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। इस बीच इंग्लैंड में भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इंग्लैंड में प्रैक्टिस के दौरान घायल हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के मुताबिक फील्डिंग के दौरान उन्हें चोट लगी। अटकलें लगाई जा रही थी कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में वो भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं। भारतीय पहलवान सुजीत कालकल ने यूरोप के देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने पोयाक इमरा एंड वोरगा यानोस मेमोरियल नाम की प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अजरबैजान के पहलवान को 5-1 से मात दी। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगासी ने अमेरिका के लास वेगस में चल रहे फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए। उधर पाकिस्तान के ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाने वाले अरशद नदीम ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनके लिए इनामों की जो घोषणाएं की थी, उन्हें 1 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया। अरशद नदीम ने पिछले साल पेरिस में ओलंपिक खेलों में इतिहास रच दिया था। उन्होंने जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को भी पछाड़ दिया था। और इसी के बाद पाकिस्तान की सरकार ने अरशद नदीम पर इनामों की बौछार कर दी थी। उन्हें 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों समेत कई प्लॉट दिए जाने का ऐलान किया गया था। लेकिन नदीम ने आरोप लगाया कि घोषणा के करीब 1 साल बाद भी उन्हें कोई प्लॉट नहीं दिया गया। जितने भी इनामात की उन्होंने ऐलानात किए थे और उसमें अगर देखा है तो ये जो प्लॉट थे वो सारे फेक थे। बाकी जितने भी इनामात थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले। यानी आर्थिक कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अपने खिलाड़ियों से किए गए वादे तक पूरे नहीं कर पा रही, जबकि अरशद नदीम तो वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने पिछले साल पेरिस में हुए ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों में साल 1984 के बाद पहली बार कोई गोल्ड मेडल मिला था। मतलब अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए वो काम किया जो पिछले 40 सालों में कोई नहीं कर पाया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार उनके साथ वादा खिलाफी करने से बाज नहीं आई। इधर पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ को अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिका ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया, आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया। अमेरिका का यह फैसला भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताई गई, क्योंकि माना जाता है कि टीआरएफ पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद के इशारे पर भारत में हमले करता है। यानी उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही हथियार और फंडिंग मिलती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली थी। इस आतंकी हमले में देश के अलग अलग इलाकों से आए 26 लोग मारे गए थे, क्योंकि आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में निहत्थे पर्यटकों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। खौफ से भर देने वाले इस हमले के कुछ घंटों बाद ही उसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। इस कत्लेआम के बाद भारत ने पूरी दुनिया से अपील की थी कि वो टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दे। इसका ही नतीजा रहा कि अमेरिका ने भी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि टीआरएफ से जुड़े लोगों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अमेरिका में मौजूद टीआरएफ की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा अगर अमेरिका से कोई टीआरएफ को फंड देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। टीआरएफ को अमेरिका में आतंकी संगठन बताया जाना आतंक के मुद्दे पर भारत की बड़ी जीत माना गया। इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस फैसले की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि आतंक के खिलाफ भारत और अमेरिका मजबूती से एक साथ खड़े हैं। बड़ी खबर आई दुनिया भर में मशहूर हुई डॉल लाबूबू से जुड़ी।
अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी ईबे ने लाबुबू डॉल की नीलामी रखी, जिसमें डॉल की कीमत $9,000 के पार पहुंच चुकी है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 7.5 लाख रुपए तक एक गुड्डे की बोली लग चुकी है। ईबे कंपनी ने अनुमान जताया कि इस डॉल की नीलामी $10,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 9 लाख के भी पार चली जाएगी, 10 लाख रुपए तक हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर बिकने वाली सबसे महंगी डॉल बन जाएगी। ईबे पर जारी लाबुबू डॉल की नीलामी 21 जुलाई तक चलेगी और इसीलिए अनुमान जताया गया कि इस डॉल के लिए लगने वाली बोली अभी और ऊंची जा सकती है। ईबे पर नीलाम की जा रही ये लाबुबू कपड़े और जूतों में एक अमेरिकी ब्रांड वैंस के साथ मिलकर बनाई गई थी। इसे साल 2023 में चीन में खिलौने बेचने वाली एक कंपनी ने बनाया था। और पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में बढ़े लाबुबू डॉल के क्रेज को देखते हुए ईबे कंपनी ने इसकी नीलामी रखी। नीलाम की जा रही लाबुबू डॉल ने कपड़े और जूतों के एक अमेरिकी ब्रांड वैंस के कपड़े और जूते पहने हुए हैं। उस डॉल पर नीले और ऑरेंज रंग की टोपी लगी दिखाई दी, जिस पर मॉन्स्टर लिखा हुआ। इस डॉल के लिए शुरू हुई नीलामी के लिए अब तक 16 बोलियां लग चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब $9,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 7.5 लाख रुपए की बोली लगी। ईबे कंपनी के मुताबिक ये नीलामी 21 जुलाई को रात 11:45 तक चलेगी। कंपनी ने अनुमान जताया कि तब तक ये बोली करीब 10 लाख रुपए तक पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी डॉल बन जाएगी। पिछले 2 महीनों में अलग अलग तरह की लाबुबू डॉल की नीलामी रखी गई। चीन के बीजिंग में रखी गई एक नीलामी में एक आदम कद लाबुबू डॉल $1.5 लाख से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 12 करोड़ में बिकी थी। सौबात की एक बात यह कि ये लाबुबू क्या है? ये लाबुबू नहीं जानते? अरे लाबुबू नहीं जानते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हम खुद डुबकी लगाकर आ रहे हैं अभी चुल्लू भर पानी में, क्योंकि कुछ दिन पहले तो हमें पता ही नहीं था ये लाबुबू होता क्या है या होती क्या है। फिर पता चला कि एक गुड्डा है या गुड़िया है जिसका आजकल क्रेज चला हुआ है। लेकिन अब तो हद हो गई। ईबे नाम की वेबसाइट की नीलामी में एक लिमिटेड एडिशन लाबुबू की बोली $10,000 के पार जाने का अनुमान जताया जा रहा है। $10,000 मतलब 8.5 लाख रुपए। उसके पार जाएगी बोली तो मतलब 9-10 लाख रुपए तक जा सकती है। 10 लाख रुपए का गुड्डा या गुड़िया, मतलब वो गुड्डे गुड़िया का कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसके अलग अलग रूप होते हैं। तो जैसा भेस बनाया होता है उससे ये गुड्डा भी हो जाता है, ये गुड़िया भी हो जाती है। लेकिन ये किस तरह का पागलपन चल रहा है दुनिया में कि लोग एक गुड्डे के लिए 10 लाख रुपए भी दे देंगे। तो पहले तो ये गुड्डा है क्या और आया कहां से? ये खिलौना है जो समझ लीजिए कि अगर आपने पोकेमॉन कार्टून देखा है तो कुछ कुछ वैसा दिखता है, लेकिन इसके कान जो हैं वो नुकीले बनाए हुए हैं और दांत इसके किसी तेज धार आरी के दांतों जैसे होते हैं, क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है, मतलब दानव टाइप का है। लेकिन कहते हैं कि क्यूट मॉन्स्टर है। अब क्यूट का तो पता नहीं, क्योंकि किसी को कब क्या क्यूट लग जाए, इसके लिए कोई संयुक्त राष्ट्र के बनाए नियम तो होते नहीं जो सबको मानने हो। क्यूट है भाई। दुनिया का दिल अगर दानव के गुड्डे पर आ रहा है तो भाई आ रहा है। ऐसा पागलपन हो चुका है कि अभी कुछ दिन पहले तो किसी ने इंस्टाग्राम पर यह अफवाह फैला दी थी कि ये जो इसकी आरी वाले दांतों की कुटिल मुस्कान जो है ना, ये वो असल में पश्चिम एशिया की दंत कथाओं के एक राक्षस पाजुजू जैसी। अमेरिका की एक मशहूर कार्टून सीरीज है सिम्पसन्स, उसमें पाजुजू राक्षस दिखाया गया था, नुकीले कानों और ऐसे ही दांतों के साथ। तो किसी ने अफवाह फैला दी कि ये लाबुबू जो है वो असल में पाजुजू राक्षस ही है और इसको अपने घर में रखने का मतलब है कि काली ताकतें आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। और अफवाह ऐसी फैली कि लोगों ने जलाने शुरू कर दिए अपने लाबुबू। मतलब एक तो पहले ही इसको खरीदने का क्रेज समझ में नहीं आ रहा था, फिर इसको लोग जलाने लग गए कि इससे राक्षसी शक्तियां घर में आ रही हैं। लेकिन फिर जितनी तेजी से यह अफवाह फैली थी कि ये एक राक्षस है, इसको जला दो, उतनी तेजी से यह भी फैल गया कि ये तो कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्यूट मॉन्स्टर ही है। मतलब मार्केटिंग कंपनियों के भी खेल निराले ही हैं, क्योंकि इस गुड्डे का बेसिक मॉडल ही जो है ना वो 2,500-3 हज़ार रुपए का बिकता है। 2,500-3 हज़ार रुपए का। अगर ये फैल जाता है कि इसको नहीं लाना घर पे, ये फैल जाता तो इसका मार्केट ही खराब हो जाता। तो इसको तो अफवाह बता दिया कि ये कोई राक्षसी शक्तियां घर में ले आता है अपने आप, अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं। और ये फिर से क्यूट मॉन्स्टर बन गया।
और लोगों का पागलपन जारी है। लेकिन ये क्रेज शुरू कैसे हुआ? तो असल में हांगकांग के कलाकार हैं कैसिंग लुंग, वो आर्टिस्ट हैं, मतलब स्केच बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं। तो वो हांगकांग के हैं लेकिन बस गए थे हॉलैंड में। उन्होंने 2015 में बच्चों के लिए किताबों की सीरीज लिखी जिसका नाम था द मॉन्स्टर्स। उसमें उन्होंने बच्चों के लिए छोटे छोटे पोकेमॉन टाइप के ये दानवों की दुनिया दिखाई, छोटे छोटे राक्षस जैसे दिखने वाले कार्टून कैरेक्टर बनाए, उनकी कहानियां लिखी। ये राक्षस कोई बुरा काम नहीं करते थे कहानियों में, बस इनके कान नुकीले थे, दांत तीखे थे, आरी के दांतों की तरह, मतलब ये सिर्फ दिखने में ऐसे। और ये दानव हॉलैंड की लोक कथाओं के दानवों पर आधारित थे, लेकिन ये दिल के बुरे नहीं थे कहानियों में। बहुत ही छोटे बच्चों के लिए उन्होंने ये किरदार बनाए। लाबूबू की दुनिया में उसके साथी थे टाइकोको और जिमोमो। इनकी कहानियों की किताबें लिखी कैसिंग लुंग ने, पूरी दुनिया बना दी इनकी। किताबों का नाम था द मॉन्स्टर्स। इनमें ये क्यूट मॉन्स्टर थे लाबूबू, टाइकोको और जिमोमो, ये प्यारे से दानव। किताबें चल पड़ी, मॉन्स्टर हिट हो गए, ये किरदार हिट हो गए। तो चीन की एक कंपनी है पॉपमार्ट। ये पॉपमार्ट कंपनी आई कैसिंग लुंग के पास। ये जो पॉपमार्ट कंपनी है, इसकी कहानी क्या है कि ये कलेक्टिबल खिलौने बनाती है। कलेक्टिबल मतलब ऐसे खिलौने जिनको लोग कलेक्ट करते हैं, मतलब एक के बाद एक जमा करें। तो ये इस कंपनी की स्पेशलिटी है कि ये ऐसी मार्केटिंग करती है कि इसका मकसद होता है कि लोग एक खिलौना ना लें, बल्कि उनको ऐसी लत लग जाए कि वो एक के बाद एक उसी खिलौने के अलग अलग रूप जमा करते रहें। शौक कह लीजिए, लत कह लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले WWE के पहलवानों के रंग बिरंगे तस्वीरों वाले कार्ड कलेक्ट करते थे बच्चे, या हमारे जमाने में तो बच्चे अलग अलग माचिस की डिब्बियों के लेबल भी इकट्ठा करते थे, और एक होड़ सी मच जाती थी कि किसके पास ज्यादा कार्ड हैं, लेबल हैं। इस होड़ को भुनाने का मार्केटिंग का तरीका बना लिया बड़े लेवल पर चीन की इस कंपनी पॉपमार्ट ने। तो ये पॉपमार्ट पहुंची कैसिंग लुंग के पास कि आपने ये कार्टून वाला मॉन्स्टर बनाया लाबूबू, इसका हम गुड्डा बनाएंगे। तो 2016 से ये गुड्डा बाजार में लॉन्च कर दिया गया, लेकिन 2016 से 2024 तक ये कोई बहुत बड़ा क्रेज नहीं बना था। सिंगापुर, हांगकांग, बस ये वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के इलाके में बिक रहा था, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। 2024 में क्या हुआ कि एक के पॉप ग्रुप है ब्लैक पिंक। अब ये मत कहना कि ये के पॉप क्या होता है, नहीं तो फिर से चुल्लू भर पानी का इंतजाम करना पड़ जाएगा। के पॉप मतलब दक्षिण कोरिया का पॉप संगीत, कोरिया पॉप। दुनिया भर के युवा दीवाने हैं के पॉप संगीत के, आपको पता ना हो अगर, तो खासकर लड़कियां। तो खैर, के पॉप का मशहूर ग्रुप है ब्लैक पिंक, उसकी सिंगर हैं लीसा। उनके इंस्टाग्राम पर 11 करोड़ तो फॉलोअर हैं। इन लीसा बहन जी ने एक लाबूबू को अपने बैग में लगाया और एक इंस्टाग्राम की रील बना दी। ऐसी आग लग गई कि जिसको देखो लाबूबू खरीदने लग गया। फिर तो बड़ी बड़ी पॉप स्टार लाबूबू के साथ दिखने लगी। रिहाना तो आप जानते होंगे, वो दिख गई लाबूबू के साथ, दुआ लिपा दिख गई लाबूबू के साथ, और भी बहुत दिख गई। अब तो हमारे देश की स्टार दिख रही हैं। रातों रात ऐसा क्रेज फैल गया जैसे जंगल की आग। क्रेज क्या, पागलपन कह लीजिए। पॉपमार्ट कंपनी के मालिक वांग निंग चीन के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। यह हालत हो चुकी है क्योंकि क्या है, ये पॉपमार्ट कंपनी बड़े बड़े सितारों के जरिए तो मार्केटिंग करती है। इस कंपनी का मेन फंडा क्या है कि ये खिलौनों को ब्लाइंड बॉक्स में बेचती है। ब्लाइंड बॉक्स मतलब अंधा डब्बा। अंधा मतलब डब्बे के अंदर क्या निकलेगा पता नहीं होता। मतलब आपने लाबूबू का डब्बा लिया तो आपको पता नहीं होगा कि अंदर लाबूबू किस अवतार में निकलेगा। टी शर्ट पहना हुआ कॉलेज का छात्र लाबूबू या पुलिस वाला बन के लाबूबू निकलेगा, मतलब रहस्य बना रहता है। उस रहस्य का अलग ही क्रेज है। सोशल मीडिया पर लोग डब्बे को खोलने के ही वीडियो बनाने लग गए कि देखते हैं कि इस बार कौन सा लाबूबू निकलने वाला है। अब बताइए, पहले ही 2,500-3 हज़ार रुपए का गुड्डा, ऊपर से कौन सा वाला निकलेगा डब्बे से, उसका अलग ही त्योहार बना दिया ताकि अलग अलग अवतार में लोग लेते रहें। और एक अवतार के बहुत ज्यादा पीस भी नहीं बनाती कंपनी, लिमिटेड, कि बस इतने ही बनाएंगे ताकि लोगों को यह रहे कि हमारे पास जो लाबूबू है वो बस थोड़े से ही लोगों के पास है। तो लोग अपने स्पेशल लाबूबू को फिर बेचते भी हैं
और मार्केट में मुंह मांगे दाम मिलते हैं। अभी जिस लाबुबू की नीलामी दुनिया भर की खबर बनी हुई है कि वो 10 लाख रुपए तक जा सकती है, वो जूते बनाने वाली वैंस कंपनी के साथ टाई अप है, लाबुबू कंपनी का, मतलब पॉपमार्ट कंपनी का। तो वो बहुत ही स्पेशल वाला लाबुबू लिमिटेड एडिशन बेचा जा रहा है, जिसने वैंस के जूते पहने हुए होंगे। यानी समझ रहे हैं आप कि पागलपन किस हद तक पहुंच चुका है। मतलब वैंस कंपनी के जूते पहने हुए लाबुबू जो है वो बहुत ही कम बनाए हैं, तो 10 लाख रुपए में लोग खरीद रहे हैं। और वैंस कंपनी से कितने करोड़ रुपए लिए होंगे सोचिए, कि लाबुबू को आपकी कंपनी के जूते पहनाएंगे, तो वो अलग कमाई चल रही है वहां। वैसे ये ब्लाइंड बॉक्स वाला फंडा जो है पॉपमार्ट कंपनी का, ये कोई नया आइडिया नहीं है। दशकों से कई कंपनियां अपने सामान के साथ कुछ सरप्राइज गिफ्ट देती आई हैं। आजकल के लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन हमारे बचपन में 2 टूथपेस्ट कंपनियों में होड़ लगी थी मार्केट घिरने की। एक थी कोलगेट, दूसरी थी बिनाका। बिनाका गीतमाला का शायद आपने नाम सुना हो। तो वो बिनाका कंपनी ने क्या किया कि अपने टूथपेस्ट के डब्बे में साथ में एक जानवर का छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना डाल देती थी। कभी खरगोश निकलता था, कभी भालू निकलता, कभी शेर, कभी जिराफ, और बच्चे उनको कलेक्ट करते थे, फिर एक्सचेंज करते थे। तो बच्चों की जिद रहती थी पापा लोगों से कि घर में टूथपेस्ट आएगा तो बिनाका ही आएगा, क्योंकि वो चाहिए खिलौना। और हर बार टूथपेस्ट का डब्बा खोलने का एक्साइटमेंट रहता था कि भैया इस बार क्या निकला। बाद में किंडर जॉय नाम की कंपनी ने भी कुछ वैसे ही मार्केटिंग का फंडा अपनाया था। मतलब सब माल बेचने के फंडे हैं। वैसा ही है लाबुबू का ब्लाइंड बॉक्स। ब्लाइंड है जी, पता नहीं क्या निकलेगा। लेकिन ये कंपनी तो माल बेचने के इस फंडे को वहां तक ले गई जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता था। अलग अलग लाबुबू खरीदे जा रहे हैं लोग। अच्छा, रूस में इसको बैन करने की बातें हो रही हैं कि ये डरावनी सी दिखने वाली गुड़िया, मतलब राक्षस ले रहे हैं लोग, बच्चों को दे रहे हैं। डरावनी से दिखने वाली गुड़िया बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालेगी, तो रूस में बैन की तैयारी चल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले साल कंपनी की बिक्री पता है कितनी हुई? 180 करोड़ डॉलर, यानी 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए का माल पिछले साल बेच दिया था। अब तो क्रेज अब हुआ, इस साल ज्यादा हुआ है। इस साल का पूछिए मत कहां जाएगा आंकड़ा। अब अगर आप सोच रहे हो कि गुड्डा ही तो है, कोई नकल ही बना लेगा, बना ही रहे लोग। लेकिन नकली लाबुबू को कहते हैं लाफूफू। वो एक अलग ही चल पड़ा है, लाफूफू, कि अगर आपके पास लाबुबू नहीं है तो लाफूफू है, तो आपको बेइज्जती महसूस करवाई जाएगी कि लाफूफू लेते हो, अरे लाबुबू लो। चोंचलों की दुनिया में चोंचला भी ओरिजिनल पालना पड़ता है। ये होता है लाबुबू। लॉजिक मत लगाइएगा। वो सब सही है कि दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, जंग हो रही है, महामारी है, कहीं पर बेरोजगारी है, महंगाई है, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं धर्मांतरण हो रहा है, कहीं कांवड़ यात्रा हो रही है। लेकिन एक दुनिया उन लोगों की भी है जो लाबुबू का डब्बा खोलने में ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं कि अब की बार कौन सा लाबुबू निकलेगा यार। तो उस दुनिया में आपको नहीं जाना, मत जाइए, लेकिन जान तो लीजिए कि ये लाबुबू लाबुबू क्या है। ये लाबुबू लाबुबू 100 बात की एक बात।